नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 के डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस की इम्पोर्टेंस आपको बता दी थी कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और ट्रांसफर के टाइम पे वो इतनी नेसेसरी क्यों होती है, ये सब आप समझ ही गए होंगे। और इस वीडियो के पहले मैंने 1 या 2 मिनट का एक वीडियो और डाला है, जो कि जिन पॉइंट्स में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उसके लिए मैंने पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कॉपी में, क्योंकि मेरे पास में व्हाइट बोर्ड नहीं है तो मुझे वीडियो के थ्रू ही मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को वो कैसे दिखाती अगर मैं वीडियो और वैसे डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करती, तो दोनों चीज पॉसिबल नहीं थी मेरे फोन पे। तो इस वजह से मैंने आपको वो पहले ही दिखा दिया, तो वहां से आप उसको देखें, पॉइंट को नोट करें और यहाँ से लेक्चर सुने। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करके इसको बहुत अच्छे से अपने कॉपी में कवर करें और अपने माइंड में भी सेट करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन 3 में डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस की। नोटिस क्या होता है? नोटिस एक तरह की सूचना का मतलब है कि किसी तथ्य का ज्ञान होना। अगर आपको किसी फैक्ट की नॉलेज है, अगर आपको किसी तथ्य का ज्ञान है, तो आप ये माना जाएगा कि आपको उस बात की नोटिस है, आपको उस बात की सूचना है। एक बार फिर से सुनिए, अगर आपको किसी तथ्य का ज्ञान है, अगर आपको किसी फैक्ट की नॉलेज है, तो ये माना जाएगा कि आपको उसकी सूचना है, आपको ज्ञान है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो बुक है उसमें नोटिस के 2 पार्ट बताए गए हैं। नोटिस 2 तरीके के होते हैं। एक तो होती है वास्तविक सूचना, जिसको हम लोग एक्सप्रेस नोटिस कहते हैं, जिसको अभिव्यक्त नोटिस भी कहा जाता है, सूचना भी कहा जाता है। और दूसरी होती है इम्प्लाइड नोटिस, जिसको हम लोग आणविक सूचना भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं। तो पहले जिस पर डिस्कस करेंगे वो पहली सूचना है, जिसको हम लोग वास्तविक सूचना कहते हैं। एक्सप्रेस नोटिस क्या होता है? एक्सप्रेस नोटिस एक तरीके की प्रत्यक्ष सूचना होती है कि अगर आपको किसी चीज की सटीक और प्रत्यक्ष ज्ञान है, आपको उसके बारे में पक्की और ठोस नॉलेज है, पूरी तरीके से आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, और वो निश्चित है, मतलब जिस चीज का आपको ज्ञान है वो निश्चित है, इस तरह की अगर आपको किसी बात के बारे में जानकारी है, तो माना जाएगा कि वो एक्सप्रेस नोटिस है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी तथ्य का वास्तविक ज्ञान होना, सटीक ज्ञान होना, पक्का ज्ञान होना, निश्चित ज्ञान होना, ये कहलाता है कि आपको एक्सप्रेस नोटिस है, यानी वो एक्सप्रेस नोटिस कहलाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो कि किसी संपत्ति को बेचना चाहता है और वो ट्रांसफरर है, तो जब वो बेचने के बारे में शुरुआत करता है तो उसको बातचीत करनी होती है क्रेता से भी। तो बातचीत के दौरान विक्रेता की जिम्मेदारी होती है कि वो क्रेता को हर कुछ बता दे संपत्ति के बारे में, कुछ भी ना छुपाए। क्या बता दे? कि उसका उस संपत्ति में कितना हक बनता है, कितना हित बनता है, उसका उसमें कितना हिस्सा बनता है, इस संपत्ति के और कितने हिस्सेदार हैं, क्या सिर्फ उसके पास में पोजीशन है या फिर सिर्फ उसके पास में टाइटल है, यानी वो उसका मालिक है और उसका जो पोजीशन किसी और के पास है। मतलब जो भी इस संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी, वो हर कुछ उसको उसी वार्तालाप के दौरान, उसी बातचीत के दौरान जो है सामने वाले को बता देनी है ईमानदारी से, कुछ भी नहीं छुपाना है। इससे क्या होता है कि जिसको हम इस तरह की जानकारी दे रहे होते हैं, वो भविष्य में अपने मामले में कम से कम सतर्क हो जाता है कि वो किसी धोखेबाजी का शिकार नहीं हो। नॉलेज देना और सूचना देना तो मेरा ही काम है ना, अगर मैं अपनी संपत्ति को बेच रही हूँ तो। अगर मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदारी पूर्वक मुझे ये काम करना है। दूसरा कि इस तरह की जो सूचना है वो कैजुअल बातचीत में नहीं दी जाती है, क्योंकि कैजुअल बातचीत में हम गंभीर नहीं होते बातचीत के दौरान में, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे होते हैं लेन देन की, वो बहुत गंभीरता से होती है। गंभीरता पूर्वक बात करने में दोनों व्यक्ति जो होते हैं, जो सूचना दे रहा है, जो सूचना ले रहा है, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे जाके अब कल को उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या फैसला लेना है। तो ये कैजुअल बातचीत में इस तरह की सूचना कभी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि अगर इस तरह की सूचना में जो संपत्ति को खरीदने वाला है उसको जरा से भी डाउट नजर आता है, संदेह नजर आता है, तो इस तरह की सूचना जो है एक्सप्रेस नोटिस नहीं कहलाएगी। वो बिल्कुल भी डाउट को नहीं मानेगा, ध्यान ही नहीं देगा उस बात पे, और मानना भी नहीं चाहिए। और कि कोई अनजान व्यक्ति यानी अपरिचित व्यक्ति जो होता है, और दूसरी की
बरगलाने वाली बातें जो होती है उसको मानने के लिए अंतरिति कभी बाध्य नहीं होता, वो कभी भी नहीं मानेगा, उसको इसके लिए फोर्स भी नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया एक्सप्रेस नोटिस, जिसमें ट्रांसफर करने वाले को ये ईमानदारी से सूचना देनी होती है कि उसका संपत्ति में कितना और कैसा हित है और वो सामने वाले को क्या देना चाहता है। और इस तरह की सूचना जो है जिस समय वार्तालाप बातचीत हो रही है लेन देन की, उसी समय दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह की सूचना पहले दे दी गई है और बातचीत और वार्तालाप लेन देन का बहुत बाद में हो रहा है, क्योंकि पुरानी जो दी गई सूचना है वो भूली जा सकती है। इसलिए उम्मीद यही करनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरह की सूचना हम उसी समय दें जिस समय वार्तालाप हो रहा है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, हर तथ्य का ज्ञान होना सूचना नहीं होती, लेकिन सूचना के लिए तथ्य का ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब फिर से सुन लीजिए इस बात को कि सूचना के लिए फैक्ट की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर फैक्ट की आपको नॉलेज होना सूचना नहीं कहलाती। अब दूसरा जो सूचना का प्रकार है वो आणविक सूचना है। इसको हम लोग विविक्षित सूचना भी कहते हैं। आणविक सूचना एक तरह की कोर्ट की प्रिजम्पशन होती है, कानूनी उपधारणा है ये, लीगल प्रिजम्पशन जिसको कहते हैं। क्या उपधारणा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि उसको हर तथ्य का ज्ञान है, उसको हर तथ्य की सूचना है, उसको सब कुछ पता है। ऐसा कब होता है, कब पता होता है उसको हर कुछ? अगर वो थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी कोशिश करके वो ज्ञान जुटा ले, थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले, ये उसके ऊपर है। लेकिन वो करता नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह से नेग्लिजेंस करता है और तथ्य का ज्ञान जुटाने की कोशिश नहीं करता, तो भी यही यहाँ पे माना जाएगा कि उसको उस तथ्य का ज्ञान था। यहाँ पर हैविट वर्सेस लूज मॉरे का एक केस आता है जो कि काफी पुराना केस है, इंग्लिश केस है, वो आपको बुक में मिलेगा। उसमें आणविक सूचना को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। उस केस का मैं फैक्ट यहाँ पे आपको नहीं बताने वाली हूँ, वो आप जब अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे वो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और वैसे उसका फैक्ट कोई ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, लेकिन हाँ ये बात याद रखनी है कि इसमें आणविक सूचना को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। बस उसमें भी यही बताया गया है कि किसी तथ्य का आपको ज्ञान है ऐसी उम्मीद की जाती है, और आपको होगा ही होगा ये उम्मीद की जाती है। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है अपने किसी मामले को लेकर के और वो कहता है कि मुझे इसकी बात की बिल्कुल भी सूचना नहीं थी, मेरे साथ में धोखा हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि जिससे मैंने संपत्ति खरीदी है वो उसकी है ही नहीं, मैं उसके धोखे में आ गया, मेरे साथ में अन्याय हो गया, मुझे न्याय चाहिए, तो कोर्ट यहाँ पर उसको अपनी बात से मुकरने का मौका नहीं देगा। कोर्ट उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर इम्प्लाइड नोटिस का जो यहाँ पर आणविक सूचना हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी यही होता है कि आपको तथ्य का ज्ञान है ऐसी उम्मीद आपसे कानून करके चलता है। अब आपको है नहीं है इससे कानून को मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई? क्योंकि वो आपसे उम्मीद कर रहा है ना कि आपको होगा ही होगा। और कैसे होगा? कि अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करके, थोड़ी सी मेहनत करके अगर जानकारी जुटा लेंगे तो ये आपके लिए फायदा। अब कोर्ट या फिर जज और वकील आपके लिए तो कानूनी कार्यवाही के लिए जानकारी जुटाने नहीं जाएगा ना। संपत्ति आपको खरीदनी है तो जानकारी भी आपको ही जुटानी है, कोई आपके लिए क्यों जानकारी जुटाएगा? तो किसी तथ्य का ज्ञान होना ऐसी उपधारणा की जाती है कानून की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। वो ऐसी उम्मीद करता है कि आपको उस तथ्य का ज्ञान होगा ही होगा। और वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके, जांच पड़ताल करके उसकी जानकारी जुटा लेंगे तो आपको होगी। लेकिन अगर आपने इसमें नेग्लिजेंस बरता है, आपने यहाँ पर जुटाने की कोशिश नहीं की, इसीलिए कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से समझिए गुस्सा दिखाना होता है कि तुम नहीं कोशिश की तो इससे हमें क्या मतलब है। हम तो यहाँ पर यही सोच के चलेंगे ना कि तुमको जानकारी होगी होगी। क्यों होगी? हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि तुम अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो जानकारी बेशक जुटा लेते, लेकिन तुम नहीं जुटा पाए, ये तुम्हारी गलती है। हम तो यही मानेंगे कि तुमको तो जानकारी है भाई, हर तरीके से तुमको फैक्ट की नॉलेज है यहाँ पे जो कि तुमको जुटानी है। अब लीगल प्रिजम्पशन जो मैंने आपको वहां पे पॉइंट्स लिखवाया है, ये लीगल प्रिजम्पशन जहां पर कोर्ट ऐसा सोचता है कि आपको नॉलेज होगी, वो किन परिस्थितियों में सोचता है?
इसका पॉइंट मैंने अपने कॉपी में लिखा है, आपको भी वीडियो में दिखेगा, मैं आपको देख के पढ़ के बताती हूँ। पहला पॉइंट है तलाश जांच पड़ताल जो कि करनी चाहिए थी नहीं करता और जानबूझकर नहीं करता। कोई व्यक्ति तलाश और जांच पड़ताल ये सब जो है उसको करनी चाहिए थी ना भाई, उसको संपत्ति खरीदनी है तो जानकारी भी यहाँ पे उसी को जुटानी है, वो नहीं करता है तो भी प्रिजम्पशन पैदा होती है। तभी ये कोर्ट सोचेगा कि आपने कोशिश नहीं की लेकिन हम मानेंगे कि आपको ज्ञान है। दूसरा कि घोर उपेक्षा नहीं करता तो तथ्य को जान लेता। अगर यहाँ पर वो थोड़ी सी नेग्लिजेंसी नहीं करता, थोड़ी मेहनत करता तो वो इस तथ्य को जान लेता जो वो नहीं जान पाया। तीसरा पॉइंट है वास्तविक कब्जे के संबंध में। जिस व्यक्ति को संपत्ति जिससे लेनी होती है उसको ये भी देखना होता है कि जिससे वो संपत्ति के लेन देन के बारे में बातचीत कर रहा है उसका वास्तविक कब्जा किस व्यक्ति के पास है, वो किसके कब्जे में है। और एक पॉइंट है कि एजेंट को सूचना के संबंध में, इसको यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, ये भी एक तरह की लीगल प्रिजम्पशन है कि अगर किसी व्यक्ति को कि किसी एजेंट को सूचना है तो माना जाएगा कि वो उसके मास्टर को भी सूचना है। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी बात की सूचना है, जैसे किसी एजेंट को किसी बात की सूचना है तो माना जाएगा कि उसके मास्टर को भी इस बात की सूचना है। अब कुछ इलस्ट्रेशन है जो मैं आपकी बुक से पढ़ना चाहती हूँ। आपके बुक में भी होंगे, मेरी बुक में भी होंगे। वो इलस्ट्रेशन पढ़ने बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, तो उसको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इलस्ट्रेशन में है कि एक संपत्ति है जिससे सी किराया वसूल करता है। सी नाम का एक आदमी है, वो एक संपत्ति से किराया वसूल कर रहा है। अब यहाँ पे ए नाम का आदमी है, वो बी को आके ऑफर करता है कि वो ए नाम का आदमी जो है अपनी संपत्ति जो है बी को बेचना चाहता है। अब तक यहाँ पे बी को नहीं पता है कि जिस संपत्ति को ए बेचने की बात कर रहा है वो उसकी है या किसी और की है, जानता भी नहीं है। और बी यहाँ पर कोशिश भी नहीं करता है कि वो ये जानकारी जुटा सके कि जिस संपत्ति के बारे में ए ऑफर कर रहा है ये उसी की है क्या। बी यहाँ पर कोशिश नहीं करता और वो ए से सौदा कर लेता है संपत्ति के लिए। बाद में बी को पता चलता है कि वो संपत्ति ए की नहीं बल्कि सी की थी। तो यहाँ पर अब यही उससे उम्मीद की जाएगी कंस्ट्रक्टिव नोटिस के थ्रू, ये भी यहाँ पर आणविक सूचना है कि यहाँ पर बी को हर मामले में जानकारी थी कि अगर वो थोड़ी सी कोशिश करता, थोड़ी जांच पड़ताल करता, थोड़ी छानबीन करता तो वो ये जान पाता कि ये संपत्ति ए की नहीं सी की थी, क्योंकि वहां पर सी किराया वसूल कर रहा था। ए ने बी के साथ में यहाँ पे धोखा किया। दूसरे इलस्ट्रेशन को समझाने के पहले मैं आपको हक शफा का रूल बताना चाहती हूँ कि हक शफा क्या होता है। जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहती हूँ। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब आपने बुक पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको एक शब्द वहां पे मिला होगा अग्र क्रयाधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री इम्पशन। उसी का यहाँ पर उर्दू शब्द है हुक, बहुत जगह हक शफा भी लिखा रहता है। तो हक शफा क्या होता है ये बताना चाहती हूँ कि हक शफा एक तरीके का रूल होता है जिसमें संपत्ति को बेचने के पहले कुछ राइट्स किसी को दिए होते हैं। जैसे कि वैसे तो जनरली ये मुस्लिम लॉ का रूल है, वैसे अब ये सभी पर अप्लाई होने लगा है। हर व्यक्ति इस रूल को फॉलो करता है जिसको करना होता है, जहां जहां जिन स्टेट्स में हक शफा लागू है वहां पे। जैसे कि कोई व्यक्ति जब अपनी संपत्ति को प्राप्त करता है और बंटवारे में उसको जब कोई संपत्ति मिलती है तो एक अधिकार होता है हक शफा का। वो क्या होता है कि जब भी वो व्यक्ति उस संपत्ति को बेचेगा तो बेचने के पहले उसको बाहर वाले से संपर्क नहीं करके अपने घर वालों से, अपने खानदान वालों से, अपने परिवार वालों से संपर्क करना होगा। संपर्क कैसा कि उनसे पहले उसको पूछना पड़ेगा कि अगर आप संपत्ति लेने में इच्छुक हैं तो आप ले लीजिए, जब आप नहीं लेंगे तब हम किसी बाहर वाले को बेचेंगे। तो ये जो व्यक्ति का इस तरह का ये जो व्यवहार है
ये रूल है हक शफा का कि उसको अपनी संपत्ति को बेचने के पहले अपने परिवार वालों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को उसे पूछना होगा कि अगर वो संपत्ति लेने में इच्छुक हैं तो पहले वो ले लें, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तभी वो किसी बाहर वाले को बेच सकता है। तो यही रूल है यहाँ पे हक शफा का। अब इसी से रिलेटेड जो है दूसरा इलस्ट्रेशन है, क्योंकि हक शफा का रूल अगर मैं आपको नहीं बताती तो आपको इलस्ट्रेशन भी समझ में नहीं आता। दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है कि ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपनी संपत्ति जो है पार्टीशन से हासिल की है, यानी उसको संपत्ति में अधिकार तब मिला जब उसके घर में संपत्ति का बंटवारा हो गया। अब जिसको पार्टीशन में ये संपत्ति हाथ लगी, जो मिली उसको अधिकार में, वो अपनी संपत्ति बी को बेचना चाहता है। अब पार्टीशन के टाइम पे जब पार्टीशन डीड बनी तो उसमें पहले लिख दिया गया था कि यहाँ पर हक शफा का राइट होगा हर व्यक्ति को। तो यहाँ पर ए के लिए पास जो डीड है पार्टीशन डीड, उसमें हक शफा का राइट पहले से मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी ए किसी को संपत्ति बेचेगा तो उसको पहले अपने परिवार वालों, अपने संबंधियों से पूछना होगा कि अगर वो लेना चाहते हैं तो वो ले ले, जब वो नहीं लेगा तो वो किसी बाहर वाले को बेच सकता है। तो ये जो डीड में ये राइट मेंशन किया गया है, इसकी जानकारी ए ने बी को नहीं दी। तो अब बी का यहाँ पर बनता है नोटिस वाला कि वो थोड़ा सा वो जाए, इसके लिए जानकारी जुटाने की कोशिश करे, इसके लिए उस डीड को वो अच्छे से पढ़े, जो कि पार्टीशन डीड एक ही है जो उसकी संपत्ति का जब बंटवारा था तब उसको मिली थी। तो यहाँ पर बी को कोशिश करनी चाहिए कि वो इस हक शफा के राइट को जानने की कोशिश करे कि इस पार्टीशन डीड जो है एक ही, उसमें जो हक शफा का राइट मेंशन है उसको, उसके लिए सारी जानकारी जुटानी होगी। अगर वो इसको नहीं जुटाता है, ठीक है, और नहीं जुटाने के बाद में ए का कोई परिवार वाला, रिलेशन वाला आकर के क्लेम कर देता है कि इस तरह की ये जो बी को इसने संपत्ति बेची है, हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि ए ने जब संपत्ति बेची तो हमसे नहीं पूछा, पहला अधिकार हम ही लोगों का बनता है हक शफा की राइट के थ्रू, तो इसने बेचने से पहले हमसे पूछा नहीं। अगर ये हमसे पूछता तो इस संपत्ति को हम लोग जरूर खरीद लेते। तो यहाँ पर बी ने कोशिश नहीं की तो बी का यहाँ पर अधिकार छिन गया ना, बी को फिर वो संपत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हक शफा के रूल के मुताबिक वो उसके परिवार वालों का पहला हक बनता है, उसके संबंधियों का पहला हक बनता है, वही उसको लेंगे। तो अब बी अगर कोर्ट में ये बात कहता है कि उसको ये जानकारी नहीं थी कि उसके जो डीड थी पार्टीशन डीड, उसमें हक शफा का राइट मेंशन किया गया था, तो कोर्ट उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल दिया गया है कि आपको किसी बात की नॉलेज है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा कानून मान के चलता है, कोर्ट मान के चलता है। और अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कोशिश करके, मेहनत करके, छानबीन करके, जांच पड़ताल करके उसकी जानकारी जुटा लें, और अगर आप नहीं जुटाते हैं तो यहाँ पे गलती आपकी है। तीसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगला 3rd नंबर का इलस्ट्रेशन पढ़ने के पहले, दृष्टांत पढ़ने के पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रीएम्पशन का राइट है, यानी हक शफा का राइट है, अग्रक्रयाधिकार का जो अधिकार है, ये संविधान के 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके पहले तक ये हक शफा का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स था। इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संशोधन से ही बाहर किया गया। अब 44वें संशोधन के बाद से ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि 44वें संशोधन के पहले, यानी से 1978 के पहले ये एक मौलिक अधिकार था। इस बात को आप याद रखिएगा और हो सके तो इसको नोट डाउन जरूर कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अगले इलस्ट्रेशन में एक पी नाम का आदमी है जो कि आर से एक संपत्ति का सौदा करता है, यानी कि पी अपनी संपत्ति जो है यहाँ पर आर को बेचता है, और बेचते टाइम पे सेल डीड में पी ये मेंशन करवाता है कि क्रय मूल्य का जो एक हिस्सा है आर अपने पास रखेगा। ऐसा पी चाहता है कि क्रय मूल्य का एक हिस्सा आर अपने पास रखे। संपत्ति तो वो ले ही रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है, जो टोटल कॉस्ट है, उसमें से एक हिस्सा आर अपने पास ही रखेगा, पी को नहीं देगा। ऐसा इसलिए यहाँ पर पी कहता है क्योंकि पी चाहता है कि इस पी के जो सर पे कर्जे हैं उसको उन पैसों से आर चुकता कर दे। ये हुआ।
अब यहाँ पर ये भी उसमें सेल डीड में ये भी मेंशन था कि अगर ऐसा नहीं करता है आर, मतलब कि जो एक हिस्सा जो उसने अपना पैसा का जो एक हिस्सा अपने पैसा को रख लिया अपने पास में, उससे अगर उसने उसके कर्जे को नहीं उतारा तो फिर ये संपत्ति वापस से पी के पास ही चली जाएगी, आर के पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसा उन्होंने सेल डीड में कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर आर क्या करता है कि एस नाम के आदमी से संपर्क करता है और उसको संपत्ति बेच देता है, बेचने की बात करता है। लेकिन आर ने एक और नेग्लिजेंसी यहाँ पे की कि उसने पी नाम का जो आदमी है उसके कर्जे को नहीं चुकाया। वो हिस्सा तो अपने पास में रख लिया उसने, जो क्रय मूल्य का एक हिस्सा था उसको वो अपने पास में रख लिया, लेकिन उससे वो कर्जे नहीं उतारा। तो हुआ इसका परिणाम क्या कि वो संपत्ति वापस से पी के पास चली गई, और जैसे ही वो संपत्ति के पास पी के पास गई तो वो आर की वो रही ही नहीं। अब इसके बावजूद आर जो है एस से संपर्क करके उस संपत्ति को बेचने की बात कर लेता है। अब यहाँ पर एस को चाहिए कि वो थोड़ी सी जानकारी जुटाए और थोड़ी सी मेहनत करे और इस बात को जानने की कोशिश करे कि इसके पहले इस संपत्ति पर किसका हक रहा होगा, और वो जो सेल डीड है उसमें क्या मेंशन है, किसके राइट्स के बारे में बात की गई है, क्या वो वास्तविकता में आर की संपत्ति है या नहीं है। यहाँ पर एस ऐसी कोई कोशिश नहीं करता है और यहाँ पर होता क्या है, परिणाम धोखा खा जाता है। फिर जब कोर्ट में मामला जाता है तो यहाँ पर एस को इस बात से मुकरने नहीं दिया जाता कि उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर यही मान के चल रहा है कि आपको बिल्कुल जानकारी थी, क्योंकि आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की तो हम तो यही मान के चलेंगे कि आपको जानकारी थी। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है कि ए अपना मकान जो है बी के पास में बंधक रखता है और बंधक रख के पैसा उठा लेता है। बी यहाँ पर डीड को चेक करने की कोशिश नहीं करता है, जो प्रॉपर्टी का पेपर है, कि वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है और ये आदमी सही है कि नहीं और ये मेरे से जो बात कर रहा है वो सही है कि नहीं। बी यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करता है, टाइटल डीड को चेक ही नहीं करता है बी। और बाद में बी को पता चलता है कि वो संपत्ति ए ने पहले से ही सी नाम के आदमी के पास में बंधक रखी हुई है और उससे भी पैसे लिए हुए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं बता चुकी हूँ, हर इलस्ट्रेशन में एक ही बात है कि अगर आप थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते, अगर उसने यहाँ पे वो पेपर पढ़ लिए होते, पहले से टाइटल डीड के उसने चेक कर लिए होते, तो उसको पता चल जाता कि ये प्रॉपर्टी पहले से किसी के पास बंधक रखी है, अब इसको दोबारा बंधक रखने की जरूरत ही नहीं है। तो बी को जब बाद में पता चलता है तो बाद में पता चलने का कोई यहाँ फायदा नहीं होता। अगला इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इलस्ट्रेशन है कि ए नाम का एक आदमी है, उसको किसी प्रॉपर्टी को खरीदना है और खरीदने के पहले उसके हाथ में एक रजिस्टर पेपर उस प्रॉपर्टी का लगता है। उस रजिस्टर पेपर को वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता, उसमें जो लिखा हुआ है उसको नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करता, वो जानकारी लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। तो बाद में अगर उसको धोखा मिलता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि उसको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि उसने उस रजिस्टर पेपर को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तो ये थे कुछ बुक के इलस्ट्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थे, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको इलस्ट्रेशन भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि टीपी एक्ट की लैंग्वेज, मतलब आप जो भी सिविल पेपर पढ़ते हैं तो अगर आपने सीपीसी पढ़ा होगा और या फिर टीपी एक्ट आपने पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे कि इन दोनों की जो भाषा है वो कितनी क्लिष्ट है, कितनी डिफिकल्ट है, आसानी से समझ में आती नहीं है। इसलिए एक एक वर्ड को मैंने अपने भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप जब उसको खुद से पढ़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और मेरा उद्देश्य तो यहाँ पे यही है कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है और कुछ नहीं। वीडियो को बार बार मैं बहुत बार जो है कुछ कुछ मिनट पे पॉज करती हूँ, क्योंकि इस तरह से हाथ में पकड़े पकड़े दर्द होने लगता है, और मैंने वैक्सीन ली है तो उस वजह से मेरे हाथ में पेन भी है, तो मुझे बार बार जो है वीडियो को पॉज करके रखना पड़ता है। फिर थोड़ी सी दर्द कम होता है हाथ में तो फिर मैं फोन उठाती हूँ और फिर से वीडियो बनाने लगती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो जारी है, पढ़ाई तो किसी चीज की नहीं रुकती। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो आज का जो 3 स्पष्टीकरण है इस सेक्शन के साथ में, इस परिभाषा के साथ में, वो पढ़ते हैं। तीनों स्पष्टीकरण। पहला स्पष्टीकरण कहता है रजिस्ट्रीकरण सूचना के रूप में। क्या मतलब है इस बात का भाई? इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है,
जिन जिन स्टेट्स में ये लागू किया गया है कि आपको प्रॉपर्टी का लेन देन करने के टाइम पे हर हाल में प्रॉपर्टी का जो पेपर है उसको रजिस्ट्री यानी कि उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी कानूनी मान्यता यानी वैल्यू होनी चाहिए, तो वहां पे आपको हर संपत्ति के लेन देन के वक्त में रजिस्ट्री करवानी ही होगी। दूसरा कि जहां पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, यानी जिस स्टेट ने ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं दिया रजिस्ट्रेशन को लेके कि आपको रजिस्ट्रेशन हर हाल में करवाना है, तो वहां पर आपकी इच्छा है आप रजिस्ट्री करवाइए या मत करवाइए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। रजिस्ट्रेशन को क्यों यहाँ पर बताया गया है कि इसकी सूचना होनी चाहिए कि जब आप किसी प्रॉपर्टी के लिए लेन देन की बात करते हैं और आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ता है। वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, सरकार की नजर में व्यवस्थित होता है, कानून की नजर में होता है। तो जिस दिन से आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया उस दिन से ये माना जाएगा कि आपको उस रजिस्ट्रेशन की सूचना थी, कि मतलब आपको हर बात की सूचना है। आपने पहले जुटाने की कोशिश की नहीं की, इससे तो कोर्ट को कोई मतलब ही नहीं है, कानून को कोई भी लेना देना नहीं है इस बात से। तो जिस दिन से आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया या फिर अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा दिया, तो वहां पर आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आपको उसी दिन से सूचना हो गई इस बात की जैसे ही आपने रजिस्ट्री कर ली। तो जहां जहां पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है वहां पर तो आपको करना ही होगा, लेकिन जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट नहीं है वहां पर आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वास्तविक कब्जा सूचना के रूप में। आपको संपत्ति को लेने के पहले, बातचीत करने के पहले ये जानकारी हासिल करनी होगी कि जिससे आप संपत्ति को ले रहे हैं उस व्यक्ति के पास में उस संपत्ति का वास्तविक कब्जा है कि नहीं है। और अगर आपने ये जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की कि आप जो आप लेना चाहते हैं उसका वास्तविक कब्जा उस व्यक्ति के पास है कि नहीं, तो यहाँ पर कोर्ट तो यही मान के चलेगी कि आपको पहले से पता था कि संपत्ति का जो वास्तविक कब्जा है वो किसके हाथ में है। तीसरा पॉइंट है अभिकर्ता को सूचना। वैसे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ होगा, आपने पहले उसको पढ़ लिया होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एजेंट और मास्टर का रिलेशन क्या होता है, यानी कॉमर्शियली उसकी क्या वैल्यू है, उसके बारे में हमें क्यों जानना है। तो ऐसे मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगी कि अगर किसी एजेंट को सूचना है किसी बात के बारे में, तो हम मान के चलेंगे कि वो सूचना उसके मास्टर को होगी ही होगी। यानी कि अगर किसी मालिक को सूचना पहुंचानी है और अगर मालिक आके कहे कि नहीं ये सूचना तो मेरे एजेंट को मिली थी, ये सूचना मेरे स्टाफ को मिली थी, मेरे पास में तो ऐसी कोई भी सूचना नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पर उसकी बात को उसको मुकरने ही नहीं देगा। क्योंकि ये माना जाता है शुरू से हर जगह, कॉमर्शियल लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपने पार्टनरशिप सेल गुड्स पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट 2 को अच्छे से देखा होगा, तो आपको पता होगा कि अगर किसी एजेंट को किसी भी तरीके की बात की सूचना होती है तो मान के चलते हैं कि वो उसके मालिक की तरफ से ही है, क्योंकि उसको अपॉइंट करने का काम तो उसका मालिक ही करता है, नहीं उसका मास्टर करता है। वो अपने मन से तो अपॉइंट नहीं हो जाता ना। तो यहाँ पर अगर किसी एजेंट को कोई सूचना है तो मान के चलेंगे कि वो सूचना उसके मास्टर को भी होगी। यहाँ उसके मास्टर को बाद में इस बात के लिए मुकरने, कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा कि ये अगर आकर के वो कहे कि नहीं जज साहब मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी, ये तो मेरे एजेंट को पहुंचाई गई थी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो उसको ऐसी कोई भी बात जो है बोलने की अनुमति कोर्ट में नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नोटिस के बारे में मैंने हर कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, और अब काम बनता है कि आपको इसको पढ़ना है। आपको यहाँ से लेक्चर सुनना है, पॉइंट मेरे नोट से आपको नोट डाउन करने हैं, उसके बाद आपको अपनी बुक को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर जाना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर लिख के बताइए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक कर दीजिए। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मन ना करे तो बिल्कुल नहीं कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में या उन लॉ स्टूडेंट्स के बीच में जिनको इसकी बहुत जरूरत है। आप सभी अपना ध्यान रखें। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और वो अगला लेक्चर होगा TP एक्ट के सेक्शन 4 पे। वो बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन जानना तो हर कुछ है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी।